हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विवेक दे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। और मेरे पिछले 2 वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे जूनियर ने मुझे कमेंट और पर्सनली मैसेजेस किए कि सर प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ताकि और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करूँगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेज कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, द आंसर विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल्स। एक्चुअली क्या होता है, जब लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो करता है तो उसके सेंटर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और उसके वाल मतलब उसके दीवारों पे सबसे कम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शंस, ट्रू और फॉल्स? तो क्या होगा दोस्तों? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो वो हर एक सेक्शन में, एक पाइप में अगर फ्लो कर रहा है तो हर एक सेक्शन में उसका क्वांटिटी मीन्स उसका क्वांटिटी पर सेकेंड, दैट मीन्स उसका डिस्चार्ज क्या होगा? सेम होगा। मतलब वो एक यूनिफॉर्म फ्लो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of motion at the point is known as, तो इसका आंसर होगा स्ट्रीमलाइन फ्रेंड। नाउ 106, द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन, एक पाइप में फ्लो किस कंडीशन में यूनिफॉर्म कहलाएगा? और आंसर होगा ऑप्शन ए, द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल द सेक्शन हैव द सेम वेलोसिटीज। मतलब प्रत्येक सेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा फ्रेंड? बराबर होगा। ना 107, द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन, फ्लो कब नॉन यूनिफॉर्म होगा? जब ईच एंड एवरी सेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a flow in which each liquid particle has a definite path and the path of individual particles do not cross each other is called, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो पे क्या होगा फ्रेंड कि ये एक डेफिनिट पाथ पे चलेगा, फ्लो होगा और इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपने आप को क्रॉस नहीं करेंगे, और वही अगर क्रॉस करेंगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, a flow in which each liquid particle does not have a definite path and the path of individual particle also cross each other is called turbulent flow। जैसे कि अभी कहा, अगर वो डेफिनिट पाथ पे नहीं है और क्रॉस भी कर रहा है तो वो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। दैट मीन्स एग्री। नाउ नेक्स्ट, अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड डैश फ्लो। मतलब डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट है तो वो कौन सा फ्लो होगा? स्टडी फ्लो होगा। दैट मीन्स स्टडी फ्लो का और एक डेफिनेशन होता है कि वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट, अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो होगा।
मतलब वो टाइम टू टाइम उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? In a compressible flow, the volume of the flowing liquid changes during the flow. Yes, सही है। A flow in which the volume of the flowing liquid does not change is called incompressible flow. ये भी सही है। When the particles rotate about their own axis while flowing, the flow is said to be rotational flow. ये भी सही है। That means all of the above आंसर होगा। Now next, according to equation of continuity, कौन सा इक्वेशन सही है? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है दैट फॉर डिफरेंट सेक्शन इन अ चैनल और इन अ पाइप क्यू इज सेम, मतलब डिस्चार्ज सेम होगा। दैट मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3। ओके, और Q बराबर क्या होता है? डिस्चार्ज बराबर Q हमको पता है, Q इज इक्वल्स टू A इंटू वी, A इंटू वी। दैट मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू Q2, तो क्या हो जाएगा? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ 114, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। कांस्टेंट रेट पे अगर जाएगा तो वो क्या होगा? और लॉन्ग पाइप है तो स्टडी होगा और यूनिफॉर्म फ्लो दोनों ही होगा, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड डैश फ्लो, इज कॉल्ड अनस्टडी। दैट मीन्स डिक्रीजिंग रेट कहने का मतलब है कि वो चेंज कर रहा है, वो उसका डिस्चार्ज चेंज होते जा रहा है। तो डिस्चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो वो अनस्टडी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, a flow through an expanding tube at constant rate is called steady and non-uniform flow. Okay, now next, a flow through an expanding tube at increasing rate is called unsteady non-uniform flow. Option will be yes, सही है। एक्सपेंडिंग रेट इंक्रीजिंग रेट पे है तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। Now 118, a flow whose streamline is represented by a curve is called, it is called two dimensional flow. अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो वन डायमेंशनल फ्लो, अगर वो कर्व होगा तो टू डायमेंशनल फ्लो। नाउ नेक्स्ट, a flow in which the volume of a fluid and its density does not change during the flow is called इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो वो कंप्रेसिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल होगा। All the gases are considered to have compressible flow and all the liquids are considered to have incompressible flow. करेक्ट है। गैसेस क्या होगा दोस्तों? कंप्रेसिबल फ्लो होगा, और लिक्विड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। नाउ नेक्स्ट, a flow whose streamline is represented by a straight line is called dash flow, is called वन डायमेंशनल फ्लो। अगर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन डायमेंशनल फ्लो होगा। नेक्स्ट, इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट, इन टू डायमेंशनल फ्लो द फ्लो डज नॉट टेक प्लेस इन अ कर्व, इट इज फॉल्स, कर्व होता है, टू डायमेंशनल फ्लो में कर्व होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टोटल एनर्जी इन अ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को आप वेलोसिटी एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, और ये अभी आगे देखेंगे, इससे और क्वेश्चन बनेगा। द टोटल हेड ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू, इसका भी आंसर वही होगा, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। सो द सम ऑफ
pressure head, kinetic head and potential head is the total head of the liquid particle. Okay. Now next, for a perfect incompressible liquid flowing in a continuous stream, the total energy of a particle remains the same while the particles move from one point to another. This statement is called very much important फ्रॉम एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो लिक्विड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम. द टोटल एनर्जी पार्टिकल्स मीन्स अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट अगर चेंज कर रहा है, दैट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सपोज, सो द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन. अब बर्नौली इक्वेशन को दिखाना है कौन सा है इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन. सो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ये जेड यहाँ पे जेड शो कर रहा है पोटेंशियल हेड, P by W इज इक्वल टू प्रेशर हेड एंड V²/2G इज द कांस्टेंट ए काइनेटिक हेड, और ये तीनों ही बराबर कांस्टेंट होता है ना. ईलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड्स इज गिवन बाय, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट इक्वेशन. ओके, और इसी ईलर्स इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगा दोस्तों. Now 129, the Bernoulli's equation is based on the assumption that there is no loss of energy of the liquid flowing, the velocity of flow is uniform across any cross section of the pipe, no force except gravity acts on the fluid. So बर्नौली इक्वेशन में कुछ एजप्शन होता है, जैसे कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, the velocity of flow is uniform across the cross section of the pipe, no force except gravity acts on the fluid. All of the above will be the correct answer. Now next question, the Euler's equation for the motion of liquids is based upon the assumption that. अब Euler's equation में भी कुछ assumption लिया जाता है, जैसे कि the fluid is non-viscous, homogeneous and incompressible, the velocity of flow is uniform over the section, the flow is continuous steady along the streamline. So all of the above will be the correct answer. Now next, Bernoulli's equation is applied to वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, ऑल ऑफ दिस. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में बर्नौली इक्वेशन अप्लाइड होता है. नाउ नेक्स्ट, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है. नाउ नेक्स्ट, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू measure the discharge of liquid flowing in a pipe. So option C will be the correct answer. वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज होता है. Now next, the length of the divergent cone in a venturimeter is dash that of the convergent cone 3 to 4 times. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. एक्चुअली वेंचुरीमीटर में 3 चीज़ें होता है, एक कन्वर्जन कोन, एक डाइवर्जन कोन और बीच में जो होता है वो थ्रोट होता है. इसको क्या कहते हैं? थ्रोट. अब ये जो थ्रोट होता है यहीं पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है. वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द थ्रोट. ओके, नाउ नेक्स्ट, in a venturimeter the velocity of a liquid at throat is dash than at inlet. तो अभी जैसे मैंने बताया थ्रोट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, हायर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट थ्रोट इन अ वेंचुरीमीटर इज dash than that of the inlet.
तो प्रेशर लोअर होगा, थ्रोट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर डिक्रीजेस। ओके, तो डाइवर्जेंट पोर्शन में वेंचुरीमीटर का जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, in order to avoid tendency of separation at throat in a venturimeter, the ratio of the diameter at the throat to the diameter of the pipe should be, throat और pipe का diameter क्या होता है, ऑप्शन डी 1/3 to 1/2 will be the correct answer. Now next, the pressure of the liquid flowing through the divergent portion of a venturimeter, option C decreases. प्रेशर भी क्या होता है, डाइवर्जेंट पोर्शन में कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जन पोर्शन इन ऑर्डर टू सी बोथ ए एंड बी अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, कि कम से कम फ्रिक्शनल लॉस हो और ब्रेकिंग अवॉइड करे, इसीलिए क्या होता है, डाइवर्जेंट पोर्शन लॉन्गर होता है कन्वर्जन पोर्शन से। नाउ नेक्स्ट, द डिस्चार्ज थ्रू अ वेंचुरीमीटर इज गिवन बाय। नाउ मैथमेटिकली हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे वेंचुरीमीटर से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, दैट मीन्स CD(A1) इंटू A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, जहाँ पे CD है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 is the area of the inlet cross sectional area, that means A2 is the cross sectional area of the throat and H is the venturi head. Okay, now next, in order to measure the flow with a venturimeter, it is installed in, अगर हम फ्लो को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेंचुरीमीटर को कहाँ लगाया जाता है, एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन, कोई भी डायरेक्शन या फिर कोई भी लोकेशन पे हम लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द, तो पिटोट ट्यूब वेलोसिटी निकालने के लिए होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ पाइप, पिटोट ट्यूब। Now next, when the venturimeter is inclined, then for a given flow it will show dash reading, सेम रीडिंग, क्योंकि आप कोई भी डायरेक्शन या फिर कोई भी एंगल में उसको लगा सकते हो वेंचुरीमीटर को। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ अ पिटोट ट्यूब इज प्लेस्ड विथ इट्स नोज अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और साइडवेज, द रीडिंग विल बी द सेम इन एवरी केस, फॉल्स, एवरी केस में सेम नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, सो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक रेशियो है किसका दोस्तों, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ द ऑरिफिस। ओके, दैट मीन्स AC/A, area of jet at vena contracta to the area of orifice. Okay, now next, coefficient of resistance is the ratio of, so the correct answer will be option C, loss of head in the orifice to the head of water available at the exit of the orifice. Okay, एक्चुअली orifice क्या होता है, एक वैसल में जो बॉटम में एक ओपनिंग दिया जाता है जिसे हम ऑरिफिस कहते हैं, और इसी ऑरिफिस में एक पाइप दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ पीस, और ये माउथ पीस क्या करता है, डिस्चार्ज को बढ़ा देता है। नाउ नेक्स्ट, अ जेट ऑफ वाटर
discharging from a 40 mm diameter orifice has a diameter of 32 mm at its vena contracta. The coefficient of contraction is, तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, तो सी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जेट एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा, ओके, एंड एरिया ऑफ द ऑरिफिस, दैट मीन्स हमको ऑरिफिस का दिया हुआ है 40 mm, वेना कॉन्ट्रैक्टा का 32 mm है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे किसका, वेना कॉन्ट्रैक्टर का ले लेंगे, दैट मीन्स पाई डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाय 4, वेर स्मॉल डी इज़ द, स्मॉल डी का वैल्यू कितना रखेंगे 32 mm रखेंगे, और कैपिटल डी का वैल्यू रखेंगे 40 mm, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा, तो आंसर होगा 0.64। नाउ नेक्स्ट, the coefficient of discharge is the ratio of theoretical discharge to the actual discharge through an orifice. True or false? So it is false. एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है, इसमें उल्टा दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब सी वी बराबर हो जाता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ पार्ट 3 कंप्लीट होता है दोस्तों, और वीडियो को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और चलिए रखते हैं, जय हिंद और पढ़ाई कीजिए।